नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम गरिमा भारती है और आज की चर्चा में मेरे साथ दो लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक और हमारे साथ डॉक्टर कुमार रामकृष्णा है जो कि डीयू में प्रोफेसर है और इनका एक परिचय और है कि ये तेज प्रताप यादव की पार्टी जेजेडी में राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और मेरे दूसरे साइड आप देख पा रहे होंगे कि वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जुड़े हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत-बहुत स्वागत है और लाइव सिटीज में भी बहुत स्वागत है। चर्चा का मुख्य विषय आज लालू यादव, राबड़ी देवी, विपक्ष में हो रहे बदलाव, टूट और क्या होने वाला है, इस पर ही केंद्रित रहेगा। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास हम आएंगे, क्योंकि आप तेज प्रताप यादव की पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो बेशक लालू यादव, राबड़ी देवी पर भी चर्चा होती होगी। तो आपकी पार्टी से पहले हम सवाल आपके जो पार्टी के सर्वे सर्वा है, उनकी पुरानी पार्टी के बारे में थोड़ा करना चाहेंगे कि अभी मौजूदा स्थिति जैसी बनी हुई है आरजेडी के भीतर, क्योंकि पुराना घर छूट रहा है राबड़ी देवी का और अब वो कौटिल्या नगर शिफ्ट हो जाएंगे पूरे परिवार के साथ में, और सेंटर में तेजस्वी यादव ही बच रहे हैं। तेज प्रताप यादव तो पहले ही अलग रह रहे हैं। तो क्या आरजेडी का जो सुप्रीम पावर है वो पूरी तरह से तेजस्वी यादव के पास चला गया है? देखिए, ये आरजेडी का पर्सनल मैटर है कि सुप्रीम पावर लालू जी के पास रहता है, राबड़ी जी के पास रहता है या तेजस्वी जी के पास रहता है। ये एक उनका एक उस पार्टी का अपना पर्सनल मुद्दा है। लेकिन अगर हम बाहर से देखें तो जो लालू जी हैं, जो लालू जी का कद है, और जब तक लालू जी हैं, राबड़ी जी हैं, तो हमको नहीं लगता कि आरजेडी में उनसे बड़ा कोई सुप्रीम हो सकता है। क्योंकि लालू जी ने काफी मेहनत करके, आप उनके विचार से आप सहमत हो सकती हैं, आप असहमत हो सकती हैं, लेकिन आरजेडी या जहां पे भी है, जो भी है, वो उन्हीं के कारण है। तो उनके सुपरमेसी को हमको नहीं लगता कि आरजेडी में कोई चैलेंज कर सकता है। ये अलग बात है कि आरजेडी का अपना इंटरनल मैटर है। हम लोग जनशक्ति जनता दल को इससे कोई लेना देना नहीं है। रवि सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए प्रोफेसर साहब जहां तक अपनी पार्टी का लाइन और लेंथ की बात कर रहे हैं वहां पर यह ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये तेज प्रताप यादव को लालू परिवार से अलग करके हम कैसे देख पाएंगे, कैसे वो देखिए, कभी भी आप तेज प्रताप का हम लोग जिक्र करते हैं तो यह जरूर कहते हैं कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बड़े पुत्र, बड़े लाल। यह बात तो हम लोग कहते ही है। तो बड़े लाल जब कहें तो निश्चित रूप से उनको उनका कनेक्ट करता है आरजेडी के साथ में, क्योंकि लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। तो इससे आप कैसे आप इसको इनकार कर सकता है कि वो उनके बड़े पुत्र नहीं है, मीसा भारती उनकी बड़ी पुत्री नहीं है। इतनी बात तो समझ में हम लोग को आती है। लेकिन अब रहा पार्टी अलग बनाने की। जैसे ही तेज प्रताप यादव ने जेजेडी बना लिया, जनशक्ति जनता दल बना लिया, जिसके मुख्य प्रवक्ता प्रोफेसर साहब खुद हैं बैठे हुए हम लोग के साथ में, तो वो एक अलग विषय है। देखिए, हर पार्टी में, हर परिवार में इस तरीके का दिखाई पड़ता है। आप सिंधिया परिवार को ही आप देख लीजिए, सिंधिया परिवार किस तरीके से बड़ा था। चौटाला परिवार को ही देख लीजिए, हरियाणा में क्या था। तो वो आप महाराष्ट्र में देखिए ठाकरे परिवार का जिस तरीके से, तो वह सब होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हेड ऑफ द फैमिली जो ट्री का जो जड़ होता है, जड़ से ही रूट कई सारे निकलते हैं। वह तो हम लोग, और ये जो रूट है जो तेज प्रताप यादव का, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है। प्रोफेसर साहब अभी तत्कालिक रूप से कह दें, लेकिन आपने देखा भी कि बीते दिन बिहार विधान परिषद का जो विधानसभा कोटे से जब सीट के आवंटन की बात हो रही थी, उस समय तेज प्रताप यादव का नाम बहुत जोर चर्चा में था। उनको कहा जा रहा था कि उनकी पार्टी विलय करेगी, विलय करने का प्रस्ताव रखा गया था कि पार्टी आपकी विलय कर लेगी, या इस तरीके की बात। प्रोफेसर साहब इस पर ज्यादा विस्तार से बोल पाएंगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम पार्टी का विलय नहीं करेंगे राष्ट्रीय जनता दल में। हाँ, हम अलायंस जरूर कर लेंगे, गठबंधन जरूर कर लेंगे। लेकिन तो यह बात बनी नहीं, और उसका नतीजा हुआ कि तेज प्रताप यादव जो सो आरजेडी की तरफ से जो विधानसभा कोटे से 9 सीट की बात हम लोग करते हैं, तो उसमें वह आरजेडी की जो एक खाते में 1 सीट आई थी, वह उनको नहीं मिल सकी। तो यह सब कुछ है। अब देखिए, राजनीति किस लिहाज से, कैसे, किस तर्ज पर तेज प्रताप यादव कर रहे हैं, या तो प्रोफेसर साहब उस पर विस्तार से बता पाएंगे कि क्या उनका विजन है, क्या नीति है, क्या आगे करेंगे, क्या वो। क्योंकि देखिए, तेज प्रताप यादव का विजन जहां तक हम उसको डिकोड कर पाते हैं, इतनी बात हम समझते हैं कि वह अब
राष्ट्रीय विचारधारा की बात करते हैं, अब सनातन की बात करते हैं, तो सनातन की बात और देश की बात कौन करता है? देश की बात तो ऐसे सब पार्टियां करती है, लेकिन सनातन की बात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र में से एक मंत्र है। तो वो अब उस लाइन और लेंथ पर तेज प्रताप जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई अवसरों पर वह भारतीय जनता पार्टी से राग मिलाता है हुआ दिखाई पड़ते हैं तेज प्रताप यादव जी। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल निकल के आ रहा है। अ, आपने कहा आपको प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि आपको अपनी पार्टी से मतलब है कि आपकी पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। सवाल ये है कि अभी आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो है तेज प्रताप यादव, वो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री है, और जैसा कि चर्चा चल रही थी कि लालू यादव और राबड़ी देवी पूरे मन से चाह रहे थे कि वो विधान परिषद चले जाएं और एमएलसी बन जाएं। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि तेजस्वी यादव के इंटरफेरेंस की वजह से तेज प्रताप यादव एमएलसी नहीं बन पाए? देखिए, बहुत सारा सवाल एक साथ रवि जी भी उठा दिया और आप भी उठा दी। पहले हम स्पष्ट कर दें कि लालू जी तेज प्रताप जी के पिता हैं तो पिता ही रहेंगे, राबड़ी जी उनकी माँ है तो माँ ही रहेगी। माँ बेटा और बाप बेटा, भाई बहन का रिलेशन खत्म नहीं होता है। जी। ठीक, पार्टियां जो बनती है वो वैचारिक मतभेद के कारण बनती है या किसी वैचारिक व्यवस्था पर आधारित होती है। आप बहुत सा ऐसा परिवार का देख लेंगे, ये राहुल गांधी और ये क्या नाम है, मेनका गांधी और सोनिया गांधी अलग नहीं है क्या? एक ही पार्टी में है क्या? लेकिन फंक्शन होता हो एक दूसरे के जाते होंगे। सर अभी सिंधिया परिवार का नाम ले रहे थे, सिंधिया परिवार में राजमाता कहीं और रही, माधवराव सिंधिया कहीं और रहे, वसुंधरा राजे कहीं और रही। तो ये सब चीजें अपनी जगह पे है, तो इसलिए आप पारिवारिक रिश्तों को इसे जोड़ करके मत देखिए। पारिवारिक रिश्ता कभी भी रहेगा, पारिवारिक रिश्ता कोई कैसे खत्म कर सकता है आप ही बताइए? कोई खत्म कर सकता है क्या? कोई माँ अपने बेटा को छोड़ सकता है, कोई बेटा अपने माँ को छोड़ सकता है? नहीं ना। लेकिन पार्टी जो बनी है वो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद के कारण बनी है, और जो वैचारिक मतभेद इसलिए कि मेरा विचार अगर आपसे नहीं मिलता था, अपना हट करके अपना अलग पार्टी बना लिए। अब रह गई दूसरी बात, अब आप बोलिए एमएलसी की बात। देखिए ये स्पष्ट है, अंदर में क्या बातें हुई नहीं हुई ये मुझे नहीं पता, क्या ऑफर दिया गया नहीं दिया गया, लेकिन हम इतना जानते हैं कि एमएलसी उनको बनना होता है तो एमएलसी बनना तेज प्रताप यादव के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो चाहते तो जाते और बन भी जाते, एमएलए भी चाहते तो उसे पार्टी की टिकट से लड़ लेते और वहां से शायद जीत भी जाते, शायद वहां से जीत भी जाते अगर पार्टी से टिकट से एमएलए का इलेक्शन लड़ते। लेकिन कुछ चीजें उनको अच्छा नहीं लगा, और कई एक बार बता रखे हैं कि किस कारणों से पार्टी छोड़े, अलग पार्टी बनाए हम। तो इसलिए ये सब चीजें उनके लिए छोटी मोटी बातें, तो इसलिए पार्टी का विलय करने के लिए पहले भी तैयार नहीं थे, और कई एक बार स्पष्ट कर चुके हैं कि जनशक्ति जनता दल अलग ही रहेगी और जनशक्ति जनता दल अलग ही अपने चलेगी। दूसरी बात इन्होंने कहा कि सनातन वाली बात, अरे भाई सनातन के नाम पे किसी का कोई पेटेंट नहीं है कि एक ही पार्टी सनातन के बारे में सोच सकता है, दूसरा पार्टी नहीं सोच सकता, कोई भी पार्टी सोच सकता है। सनातन की भी हम बात करते हैं तो हम क्या दूसरे पार्टी के बारे में नहीं बात करते हैं? ये मेरी मर्जी है कि हम मेरा जो पर्सनल जो रिचुअल्स है हम उसको भी रिस्पेक्ट करें, दूसरे के रिचुअल्स को भी रिस्पेक्ट करें, हम अपने रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करें, दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करें। तो ये सब चीजें को सनातन से जोड़ना ठीक नहीं। ठीक है, ये पूजा पाठ तो ज्यादा करते थे प्रताप जी, तो पूजा पाठ एक इनका एक पर्सनल मैटर है, एक व्यक्तिगत मामला है, तो इसको पार्टी से जोड़ करके मत दिए। कभी भी उन्हें पार्टी के बारे में ये नहीं बोला कि मेरा पार्टी सनातनी है। यहाँ पार्टी में हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, एक मेरी पार्टी है जिसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट एक्सेप्टा एक्सेप्टा बात नहीं होती है। कभी सुना है क्या आपने? वहां पे मुस्लिम भी आ रहा है, अपर कास्ट भी आ रहा है, सारी जातियों के लोग आ रहे हैं। तो ये जो सनातन का मामला है ये उनका निजी मामला है, हम भी पूजा करते हैं, आप भी करती होंगी, रवि जी भी करते होंगे। तो ये एक व्यक्तिगत मामला है, तो व्यक्तिगत मामला को इससे पार्टी के विचारधारा से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। ये बात बिल्कुल आपने सही कही है, और एक एक तर्क आप और भी जोड़ सकते हैं कि तेज प्रताप यादव जब बहुत खुश थे आरजेडी में, तभी भी तेज प्रताप यादव पूरे मन से पूजा पाठ करते आए हैं शुरुआत से, हमने भी देखा है। जी। हमेशा करते भी, हमेशा बोलते भी थे कि हम छोटे भाई को चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं, माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए उनका उतना ही रिस्पेक्ट रहा है। ये सब पहले भी था, ये सब आज भी है। अब ठीक है, हर आदमी का अपना अपना पार्टी चलाने का तरीका होता है, वो स्पष्ट बांटता, उनके दिल के अंदर कुछ रहता नहीं, जो दिल में आता है वो बोल देते हैं। सो जो शायद राजनीति में लगता होगा कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन स्पष्टता के साथ अपनी बातों को रखते हैं। वो बंगाल में भी साफ साफ बोले कि हम इलेक्शन नहीं लड़ाएंगे, और साफ बोले कि जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो नेशन के लिए सोचता है, जो बांग्लादेशियों को भगाया आप उसको वोट दीजिए। कौन सा गलत बात बोल दी है? सही बात बोले वो। तो इसको किसी और अदरवाइज जोड़कर, कल वक्त आएगा, मेरी अपनी पार्टी, मेरी अपनी विचारधारा है, हम किसी के साथ आज की तारीख में नहीं है।
हम अपने आप आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे। अभी बहुत समय है, अभी काफी यानी समय, 2029 आने में काफी समय है। जी प्रोफेसर साहब, यानी कि तेज प्रताप यादव जो भी बयान दे रहे हैं या फिर जो बातें कर रहे हैं वो कहीं से इशारा नहीं कर रहा है कि वो बीजेपी में जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे। वो उनका अपना अलग से स्टैंड है, ये कहना चाह रहे हैं आप? अभी फिलहाल अपना अलग से स्टैंड है। कल क्या होगा, कल फिर पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन हम लोग के लिए कोई पार्टी अछूत भी नहीं है, मैं सीधी बात बता दूं। जी मैडम अभी गरिमा, अभी आप बता दो, अभी कोई इलेक्शन तो होने नहीं जा रहा है कि हम डिक्लेयर कर दें हम किसके साथ है किसके साथ नहीं है। अगर हम बीजेपी के साथ अगर हम इतना ही होते तो शायद इनका भी जो सिक्योरिटी वाई कैटेगरी खत्म नहीं कर दिया गया होता। बिल्कुल। आप ही दोनों सवाल कर रही हैं, इनका भी सिक्योरिटी हटा दिया गया। क्या इनके ऊपर खतरा नहीं है? सोशल मीडिया पे कितना तेज प्रताप जी को धमकी मिलता है, आप बताइए। उनको भी धमकी दिया जाता है, वो भी थाने में लिख करके दे रखे हैं, कैबिनेट सचिव को लिख करके दिए हैं अभी कि आप जो है मेरा रिव्यू कीजिए। आप मेरा जो सिक्योरिटी हटाया गया है, उन्होंने 3 पेज का लेटर लिखा है अभी 3-4 दिन पहले, क्या आप उसको रिव्यू कीजिए, लिख रहे हैं। तो उनका भी सिक्योरिटी हटाया गया। तो क्या है कि हर इशू पे तेज प्रताप जी दिल से बोलते हैं, दिमाग से नहीं, मतलब बिल्कुल दिल से बोलते हैं। उस पॉलिटिशियन का नहीं बोलते हैं कि दिमाग में कुछ रखे, दिल में कुछ रखे, मुंह में कुछ रखे, एकदम स्पष्ट तरीके से बोल देते हो। हम आपसे ये बता रहे थे कि तेज प्रताप जी का जो भी बयान आता है वो दिल से आता है। वो कभी कभी आपको लगा कि बीजेपी के फेवर में, क्योंकि इशू बेस्ड बोलते हैं, वो पार्टी बेस्ड नहीं बोलते हैं, इशू बेस्ड बोलते हैं। अब कोई इशू अच्छा, अगर आम जनता से रिलेटेड जो इशू है, अब वो किसी पार्टी के खिलाफ चला जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई इशू हो सकता है पार्टी के फेवर में चला, तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते हैं कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हैं। अरे बीजेपी अगर अच्छा काम करेगी तो तारीफ भी करेंगे, बीजेपी का अगर काम उतना अच्छा नहीं होगा तो हम आलोचना भी करेंगे। क्योंकि मुझे भी पार्टी के विचारों को रखना है आम जनता के सामने। अगर मुद्दों को अगर हम ये सोच करके उठाना छोड़ दें कि फलाना पार्टी नाराज हो जाएगा, फलाना व्यक्ति खुश हो जाएगा, तब तो मेरी पार्टी नहीं चल पाएगी। इसलिए हम खुल करके इशू को रखते हैं आम जनता के सामने। जो इशू होता है जनरली तेज प्रताप जी खुद ही बोल देते हैं कि ये चीज गलत हो रहा है, ये चीज सही हो रहा है। वे नहीं देखते कि पार्टी कौन सा नाराज होगा, कौन सा खुश होगा, क्योंकि हम लोग पार्टी को देख करके नहीं चला रहे पार्टी, जी तो अपने ये तो विजन से चलाना चाह रहे हैं हम लोग। जी हम चाहते हैं तो कि कॉमन पीपुल का एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जो आ करके जनशक्ति जनता दल के माध्यम से अपनी आवाजों को उठा सके और उनके बिल्कुल। समस्याओं का समाधान निकल सकते। कोशिश जी करें कॉमन पीपुल को प्लेटफॉर्म देने के लिए। जी तो ये तो तेज प्रताप यादव की बात हुई, लालू फैमिली की बात हुई। और जैसा कि प्रोफेसर साहब आपने कहा कि आपके जो लीडर हैं वो दिल से बोलते हैं, वो चीजों को देख करके बात नहीं करते। तो हम जरूर मानते हैं कि आपकी पार्टी का बिल्कुल स्टैंड दिल से, कि आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल सोचते हैं, देश के लिए और राज्य के लिए बिल्कुल सोचते बिल्कुल, हैं, हित में होगा। तो अभी फिलहाल जो सिनेरियो बना जो हुआ है, भला होगा। जी आप मैं रवि सर से सवाल कर रही हूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। अभी फिलहाल जो सिनेरियो बना हुआ है, हमने टीएमसी की हालत अभी देखी कि क्या क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ममता बनर्जी थी और चुनाव के बाद उनका ऐसा हाल, उनकी पार्टी का ऐसा हाल। और यहाँ पर भी मैं वही चीज दोहरा रही हूँ कि सुरक्षा खत्म कर दी गई। अभी जो उनका जो बंगला है वो छीन लिया गया। और अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि शायद विपक्ष जो है वो कमजोर हो रहा है, देश के मामले में भी और राज्य के मामले में भी। तो रवि सर, क्या ये एक सोची समझी एकदम सोचा समझा हुआ प्लान है कि विपक्ष को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, नेशनल फ्रंट पे भी और स्टेट फ्रंट पे भी? नहीं, देखिए एक बात तो स्पष्टता से हमको अभी इन दिनों दिखाई पड़ रहा है, जो देश के सिनेरियो जो दिखाई पड़ रहा है, जो देश के स्तर पर, कि कई राज्यों में अब विपक्ष की हम लोग बात करते हैं, विपक्ष अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत ढूँढने से आपको विपक्ष दिखाई पड़ेगा। अब इंडिया ब्लॉक की हम लोग बात करते हैं, इंडिया ब्लॉक में देखिए कई दल जो इधर-सुधर जा रहे हैं। अब देखिए ममता बनर्जी की आपने बात की, टीएमसी की बात की, टीएमसी में को कितना बड़ा डेंट लगा है बंगाल चुनाव परिणाम के बाद। तो ये सबसे देखने और समझने वाली बात है कि आपने देखा भी कि ममता बनर्जी जो इंडिया ब्लॉक की बैठक होती थी, उससे वह कितनी दूर होती थी। आम आदमी पार्टी को देखिए, आम आदमी पार्टी को पंजाब दिखाई पड़ रहा है, इस लिहाज से वह अभी भी कांग्रेस से वह दूरी बनाई हुई है, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग को अपने आप से दूर बनाई हुई है, क्योंकि उसके सामने पंजाब है। अब पंजाब में क्या चुनाव परिणाम, क्या नतीजे आएंगे, यह तो वक्त बताएगा चुनाव के दरमियान। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, जो टीएमसी को बार बार उस समय आप देख रहे थे कि जो बंगाल का चुनाव हो रहा था, राहुल गांधी अटैक कर रहे थे टीएमसी पर, टीएमसी भी जो है सो राहुल गांधी पर, माने कांग्रेस पार्टी। अब देखिए
यू टर्न होता हुआ दिखाई पड़ रहा है टीएमसी का। कांग्रेस में साथ में आने की बात चल रही है, चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं। आप देखिए कि हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में भी अब जो कांग्रेस के साथ में कई दल जो छोटे छोटे जो दल हैं वह मिलने की कवायद में लगे हुए हैं। तो देखिए देश के स्तर पर अगर आप देखिएगा तो नेशनल पार्टी दो ही अलायंस में है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है एनडीए में, और इधर इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस है राष्ट्रीय पार्टी जो आपको दिखाई पड़ती है। तो अब ये दोनों जो भारतीय जनता पार्टी का जो इन दिनों दिखाई पड़ रहा है कि छोटे दलों को खा जाओ। जेडीयू को बिहार में देखिए किस तरीके से डिक्टेशन दिया जा रहा है, जेडीयू उसके भारतीय जनता पार्टी के डिक्टेशन पर काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। जेडीयू कहीं कुछ अपने से कुछ नहीं कर पा रही है। आप देख लीजिए कितनी लाचार और विवश दिखाई पड़ रही है बिहार में जेडीयू। तो यह आप बिहार की बात कर लीजिए, झारखंड में आप देखिए क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, अन्य राज्यों में आप देखिए क्या स्थिति परिस्थिति। तो छोटे दलों को निश्चित रूप से आज इन दिनों बहुत आपको दिखाई, आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, या तो एनडीए में या फिर इंडिया अलायंस में। इसके अलावा इतर आपको इससे दो रास्ते से अलग नहीं है। और अभी तो बहुत ही गरिमा जी, अभी बहुत कष्टकर समय आने वाला है। अगर अभी भी इंडिया ब्लॉक के लोग नहीं चेते और थोड़ा सा अगर यदि मन, दो तरह का भेद होता है, एक मन भेद और एक मतभेद। तो आपको मतभेद अगर यदि है तो है, वो तो कहीं ना कहीं आप उसको ही कर लीजिएगा। जैसा प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे इससे पहले कि तेज प्रताप की चर्चा के दौरान कहा कि वो विचारधारा अलग है, लेकिन विचारधारा तो अलग है, लेकिन अंदर से जो मन का भेद भी वहां पर दिखाई पड़ता है। तो मतभेद और मनभेद, यह इंडिया ब्लॉक और को आपको में जितने पार्टनर हैं, अगर यदि सामने आपको सशक्त, अगर यदि एनडीए है वो आपको पटखनी देना चाह रहा है, तो आपको एकजुटता के साथ मजबूती के साथ रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर आपको बंगाल का चुनाव आपने हश्र देखा क्या कुछ हुआ वहां। तो ये होता हुआ आने वाले समय में आपको दिखाई पड़े तो कहीं यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी। प्रोफेसर साहब, आप सोच रहे होंगे कि तेज प्रताप यादव और जेजेडी से सीधा हम टीएमसी पर क्यों चले गए। तो अगला सवाल आपसे ही है कि जैसा कि अभी रवि सर ने एक्सप्लेन किया कि क्या हाल हो रहा है धीरे धीरे करके, जो भी क्षेत्रीय पार्टी है, रीजनल पार्टीज है पूरे देश में उनका, और बिहार में भी कमोबेश स्थिति वही दिखाई दे रही है। जेडीयू अब फ्रंट पे नहीं है सरकार में उस तरीके से, मतलब उनके मुख्यमंत्री नहीं है, और आरजेडी की भी कमोबेश यही स्थिति है। तो क्या अभी के टाइम पे आपकी पार्टी तो एक इमर्जिंग पार्टी की तरह ही है, जनशक्ति जनता दल, तो क्या आपको लगता है कि तेज प्रताप यादव वैसी लीडरशिप के साथ सरवाइव कर पाएंगे इस रश में जहां पर क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म किया जा रहा है, या फिर उनको विलय करना ही होगा, चाहे इधर चाहे उधर। गरिमा, देखिए हम तो इतिहास के छात्र हैं, इतिहास पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। 75 में भी नहीं लगता था कि इंदिरा गांधी के टाइम में कोई अपोजिशन है। 75 में भी नहीं लगता था कि इंडिया में कोई अपोजिशन है। याद कीजिए 74 में पोखरण विस्फोट के बाद पूरे दुनिया में इंदिरा गांधी की चर्चा हो रही थी, और विपक्ष में उस समय जबकि बड़े बड़े नेता थे, तब भी लगता था कि विपक्ष की सरकार नहीं बना पाएगी। सतर्कता चढ़ाते आते जयप्रकाश नारायण एक नया लीडर मिल गया, और जयप्रकाश नारायण जी इंदिरा गांधी को ध्वस्त कर दी। ठीक उसी तरीके से जब 84 का इलेक्शन हुआ था इंडिया में, तो थंपिंग मेजॉरिटी से 400 सीट ला करके लगभग राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे। लगता ही नहीं था कि हिंदुस्तान में कोई अपोजिशन का लीडर है। देखिए 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह चले आए, और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह आए तो जो हार्डकोर जो एनिमी थे एक दूसरे के, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, वो दोनों भी साथ में आकर के बीपी सिंह को सपोर्ट किया, सरकार बनी। ठीक है, कुछ दिन चला, साल भर चला, 1.5 साल चला, और उसी आंदोलन की उपज लालू प्रसाद भी थे, मुलायम सिंह यादव भी थे, और ये लोग बाद में चीफ मिनिस्टर बने, अपना अपना रीजनल मजबूत पार्टी बनाया। 15 साल तक ये रहे चीफ मिनिस्टर। यूपी में भी 2 बार 3 बार मुलायम सिंह यादव। मेरा कहने का मतलब सिर्फ आपको इस चीज इससे बता रहे हैं कि लोकतंत्र में अपोजिशन कभी खत्म नहीं होता है। याद रखिएगा मेरी बात, ये कभी भी अपोजिशन रिवाइव कर जाएगा। और रह गई जनशक्ति जनता दल की बात, तो आपको हम याद दिला दें, अब बिहार में बैठी हुई है, और उपाध्याय जी को तो सब कुछ पता है, रवि जी को, कि 2010 से लेकर 2014 के बीच में एक और पार्टी है बिहार में जो रामविलास पासवान जी की पार्टी है जी। उनके पास कितनी सीटें थी? एक भी सीट नहीं थी, नॉट ए सिंगल सीट। यहां तक उनको दिल्ली के फ्लैट का खाली करने के लिए नोटिस मिल गया था। तब उस समय लालू जी अपने पार्टी से वोट दिलवा कर करके और रामविलास पासवान जी को बनवाए थे राज्यसभा सदस्य। तब जाकर उनकी दिल्ली में मकान बची थी, ना तो एक एमएलए ना तो एक एमपी।
और देख लीजिए 2014 में क्या हो गया। तो डेमोक्रेसी में ये नहीं आप बोल सकती है कि जनशक्ति जनता दल कल क्या करेगा नहीं करेगा या दूसरी पार्टियां क्या करें। ये डेमोक्रेसी है, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है कि जनता के पास इतना कैपेसिटी होता है कि किसी भी कंट्री में, आप अमेरिका का उठा के देख लीजिए ना एग्जाम्पल, 100 साल 150 साल का पहला रिकॉर्ड बना है। कोई कोई एक प्रेसिडेंट को एक बार बन जाए, दूसरी बार हार जाए और तीसरी बार फिर इलेक्ट हो जाए। ये ट्रंप के मामले में बोल रहा हूं, ये डेमोक्रेसी है ये। और ये भी डेमोक्रेसी अमेरिका में कि आज तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं हुई। कहने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं हुआ। 2 बार कैंडिडेट बनी, दोनों बार हार गई। ये भी एक डेमोक्रेसी है। तो इसलिए बिहार में और डेमोक्रेसी जो अपोजिशन है, आप बंगाल की बात कही थी, बंगाल खत्म हो गया। अरे 15 साल से ममता बनर्जी रूल कर रही थी वहां पे। बहुत सारा करप्शन का चार्ज, अब तो उनके पार्टी के लोग भी खुलेआम बोल रहे थे क्योंकि काफी सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तो हटना तो था ही, हारना तो था ही। इतना सारा बांग्लादेशियों का इशू था, कांग्रेस इस इशू का एड्रेस नहीं कर पाई, सब अलग अलग मिल करके लड़े। ठीक है, अब सब इकट्ठा हो रहे हैं, होने दीजिए। इकट्ठा होने से भी आप किसी को नहीं हरा सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं। जब तक कि आप किसी भी इशू को आप ईमानदारी के साथ आम जनता के बीच में नहीं ले जाए। आप ले जाएंगे तो अपने आप कोई भी पार्टी रिवाइव कर जाएगी। अब बात कर रही है जनता दल यू का, जो पीछे चला गया। अरे जनता दल यू कभी पीछे नहीं गया, वो भी क्या पता कल फिर रिवाइव कर जाए, कल फिर उनका सीएम बन जाए। ये बिहार है, ये आप कल्पना नहीं कर सकती कल कौन चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। यहां तो घड़ी देख करके 45 मिनट में एक सीएम एक पार्टी से हटता है, दूसरे पार्टी से गठबंधन कर शपथ ले लेता है। रिकॉर्ड है नीतीश कुमार जी का कि 2 बार बीजेपी से अलग हुए, 1 घंटे के अंदर सरकार बना लिए, फिर आरजेडी छोड़े, फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। ये सब चीजें कुछ भी अस्थायी नहीं है बिहार में। कल क्या होगा हम आप बैठ करके भी देखते चलिए, अभी कुछ भी हो सकता है, बिहार है ये। तो यानी आपका कहना है कि डेमोक्रेसी से कभी भी विपक्ष जो है वो खत्म नहीं हो सकता है, और ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं नहीं हो इतिहास सकता कि लगता है कि कुछ नहीं है जी। लेकिन अचानक से विपक्ष की ओर से कोई आता है और वो सरकार बना लेता है। तो ऐसी संभावनाएं हम माने कि देश में भी हो सकता है और बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि कहीं भी हो सकता है, लोकतंत्र जी जी उसका हिसाब किताब कहीं भी कहीं हो ना सकता है कहीं। कि आम जनता अपना लीडरशिप ढूंढ लेती है, यकीन मानिए आप। अभी आप देखिए नहीं कि कॉकरोच नाम के कोई चला दिया वेब, उस पे लाखों 2 लाख रुपए हो, 2 लाख लोग बन गए। वो लोग जंतर मंतर पे हजारों लोग चले आए। ठीक है, जो जहां, हम ये नहीं बोली कॉकरोच अच्छा चीज है खराब चीज है, मेरा कॉकरोच से लेना देना नहीं है, कॉकरोच और दीमक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात बता रहे हैं, क्योंकि कभी भी आम आदमी का जब गुस्सा जब उबलता है किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में, तो उसका अल्टरनेट आम आदमी ढूंढ लेती है। और आम आदमी देर नहीं लगाता है दूसरे को नेता बनाने में। आज अगर आप जीरो पे हैं, ये जो डेमोक्रेसी है कल किसी को हीरो भी बना सकता है, किसी को आसमान पे ही बैठा सकता है। आज देखिए कांग्रेस 100 लगभग 98 सीट है ना पार्लियामेंट में। अब देखिएगा 29 का इलेक्शन होगा, 29 में क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो हम लोग 4 साल पहले हम लोग बात कर रहे बैठ कर करके। तो डेमोक्रेसी में समझिए डेमोक्रेसी खाली रहता है, कोई ना कोई लीडर आम जनता अपना चुन ही लेगी, ये मैं बता रहा हूं आपसे। तो रवि सर, आप सहमत हैं इस बात से कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, भले ही तोड़ने की कितनी भी कोशिश हो, लेकिन लोकतंत्र से विपक्ष खत्म नहीं हो सकता? नहीं देखिए, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है कि लोकतंत्र बहुत स्ट्रेंथन है। हम लोग जहां पर हम लोगों के देश का, उसमें इसमें कहीं कोई, प्रोफेसर साहब ठीक बोल रहे हैं। लेकिन जो हाल के दिनों में जो नैरेटिव्स चल रहा है, जितनी बात हम लोग देख और समझ पा रहे हैं, उसी पर हम लोगों ने यह डिस्कशन किया कि अब इन दिनों जो छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षत्रप दल हैं, उनका आप देखिए कहीं ना कहीं आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप देख लीजिए, कई राज्यों के, हम देखिए टीएमसी की बात नहीं कर रहे हैं, बिहार में ही आप देखिए छोटे छोटे कई दल हैं। आप सबको छोड़ दीजिए, आप आरएलएम की ही बात कर लीजिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा एनडीए फोल्ड में है, 5 बिहार में 5 पांडव की बात कही जाती है। कैसे उनको डिक्टेशन दिया जा रहा है? उनके पुत्र जो है सो दीपक प्रकाश सम्राट चौधरी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। लेकिन देखिए सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या कहता है, पंजाब गवर्नमेंट के में ही एक था, 2000 संभवतः 2011 का रूलिंग है कि कोई भी उस टेन्योर को हम लोग काउंट करते हैं। जो मैंडेट मिलता है, जैसे मान लीजिए 25 से 30 की हम लोग बात करते हैं, तो 25 से 30 का मैंडेट है बिहार को मिला है। तो उस मैंडेट में जो 6 महीने का टेन्योर से आप ज्यादा नहीं रह सकते। आप तो एक नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी वह रहे,
उसके बाद से सम्राट चौधरी के कार्यकाल में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इनको आप अगर यदि क्लब कर दीजिएगा तो 6 मंथ से अधिक हो जाता है। तो ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि नहीं रह सकते चेंज, तो फिर तो डेमोक्रेसी का भी ये मजाक है कि आप एक ही आदमी को हटाइए, फिर ब्रेक दीजिए, फिर दूसरे को, फिर उसको बना दीजिए, तो ऐसे नहीं चलता। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बने हुए हैं, अभी तक बने हुए हैं, अब इसमें तरह तरह का प्ली दिया जा रहा है। कोई कुछ बोल रहा है कि 6 महीना 19 दिन, 6 महीना 20 दिन। तो देखिए, और उसके बाद से उनको भेजना था उनको बिहार विधान परिषद एनडीए कोटे से, बाजाबता सब कुछ लिखा हुआ था। अक्टूबर महीने में जब आपको विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय यहाँ के उस तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल ने कहा था कि 6 सीट आरएलएम को मिलेगा और 1 सीट बिहार विधान परिषद में दिया जाएगा। लेकिन देखिए उससे मुकर गया लोग। अब कह रहा है कि नहीं, उनके पिताश्री जो आरएलएम अध्यक्ष है, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को हम लोगों ने राज्यसभा भेज दिया, तो अब क्या अंदर खाने में बात हुई। तो ये देखिए तरह तरह का झोल झाल तो बहुत कुछ होता है। ये बड़ी पार्टियां तो छोटे को तो इसी तरह निगल जाती है। ये जो हम दिखाई पड़ा, विशेष करके अब जो क्षेत्रीय दल है उस पर तो यह इन दिनों प्रोफेसर साहब ने चर्चा किया, पहले के कालखंड की बात की, उस समय का कालखंड और अब के कालखंड में जमीन आसमान का अंतर। इस बात को मान के चलिए, डेमोक्रेसी तब भी था, डेमोक्रेसी अब भी है, और डेमोक्रेसी की हम लोग दुहाई देते रहेंगे। कोई भी काम करेंगे तो कहेंगे देखिए देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की दुहाई देके अपने आप को हम लोग सेव करेंगे। यही तो हो रहा है इन दिनों देश के अंदर भी। जी तो चलिए आज का जो डिस्कशन है इसको हम यहीं पर ब्रेक लगाएंगे। इस पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में जो है वो विपक्ष कभी खत्म नहीं हो सकता, प्रोफेसर साहब ऐसा कह रहे हैं। और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रवि सर ने ये कहा कि क्षेत्रीय दलों को जो खत्म करने की कोशिश हो रही है वो साफ साफ दिखाई दे रही है, अलग अलग स्टेट्स में भी दिख रही है और बिहार में भी इसका असर दिख रहा है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है पूरे देश में, और स्पेशली बिहार पर हम नजर बनाए रखेंगे क्योंकि बिहार में हम रहते हैं, बिहार की जनता हमें देखती है, तो सबसे जरूरी है बिहार पर ध्यान लगाना कि क्या होता है, क्या अलग अलग क्षेत्रीय दल को मिला लिया जाता है बड़ी पार्टियों में, नेशनल पार्टियों में, और जो इमर्जिंग पार्टीज हैं जैसे कि सर आपकी पार्टी जेजेडी, उनका आने वाले समय पर क्या स्टैंड रहता है। आपने कहा कि हम इश्यूज पर बात करते हैं, तो अभी तो बहुत सारे इश्यूज हुए बिहार में, उस पर शायद आप लोग एब्सेंट दिखाई दिए, तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कोशिश करिए कि सड़क पर निकले आपके लीडर। अभी छात्रों का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, अभी टीचर्स का इतना बड़ा मुद्दा हुआ, इन सब चीजों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है और बातचीत होती रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।